हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डील करने वाले हैं एक्चुअल कॉस्ट को लेकर। टुडे इज डे 16 एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एक्चुअल कॉस्ट सेक्शन 43(1). इसके पहले हम लोग पीजीबीबी को लेकर डील कर रहे हैं और पीजीबीबी में हमने चार्जेबिलिटी सेक्शन 28 मैंने फुल्ली कवर किया था, सेक्शन 29, 30 एंड 31 डे 15 मैंने कवर किए थे और उसके पहले हम लोग डिप्रिसिएशन में कुछ टॉपिक को लेकर डील कर रहे थे। ये बहुत ही रिलेवेंट सेक्शन है। इसमें क्या हुआ था कि जो भी एसएससी है वो टैक्स प्लानिंग करती रही। ये बहुत ही सिंपल सेक्शन हुआ करता था, लेकिन एसएससी के टैक्स प्लानिंग के कारण एसएससी टैक्स प्लानिंग करती रही और गवर्नमेंट उसको नलीफाई करने के लिए एक्सप्रेशन पर एक्सप्रेशन लाते रह गए। इसमें टोटल 13 एक्सप्रेशन गवर्नमेंट ने ले आए और ये स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल चैप्टर हुआ करता था, बहुत ही सिंपल टॉपिक हुआ करता था। बट ये गवर्नमेंट के अमेंडमेंट्स के बाद जो एसएससी के टैक्स प्लानिंग को नलीफाई करने के लिए लाए गए थे, ये बहुत बड़ा हो गया। टोटल इसमें 13 एक्सप्रेशन लाए गए। हम पूरा 13 एक्सप्रेशन को रीड नहीं करेंगे। इस वीडियो में सेक्शन 10 एक्सप्रेशन 10 को मैं रीड करूंगा और कुछ आपका कुछ बेसिक जो एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है उसको लेकर रीड करूंगा। हम जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे हम उसको डील करते जाएंगे। इसके एक्चुअल कॉस्ट के 2 से 3 वीडियो होंगे। तो आइए विदाउट टेकिंग मच टाइम हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप जहां कहीं भी पढ़ते हो अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन आप मेरे चैनल को जरूर देखिए, जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि ये आपके कंसेप्ट को ऐड ऑन करेगा। ये आपके कंसेप्ट को, आई एम गिविंग यू गारंटी, ये आपके कंसेप्ट को ऐड ऑन करेगा। यू विल गेट समथिंग न्यू फ्रॉम माय वीडियो। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई जस्ट स्टार्ट माय क्लास। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, गवर्नमेंट प्लानिंग कर जो एसएससी थे वो टैक्स प्लानिंग करते रह गए और गवर्नमेंट नलीफाई करते रह गए। एसएससी टैक्स प्लानिंग क्यों करते हैं? एसएससी टैक्स प्लानिंग क्यों करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडीबी के जब हम लोग निकालते हैं सेक्शन 43(6) में हम लोग जब डब्ल्यूडीबी निकालते हैं तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपका आता है ओपनिंग डब्ल्यूडीबी, एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आप एसेट्स एक्वायर करते हो ड्यूरिंग द ईयर, और लेस मनी रिसीवेबल ऑन द सेल ऑफ एसेट्स और डिस्कार्डेड, डैमेज्ड और जो इंश्योरेंस कंपनी मिलता है, इसको लेकर मैंने पहले भी डील किया था। तो अब क्या होता है, ये जो आपका जो मनी रिसीवेबल जो सेल के ऊपर मिल रहा है, इसके ऊपर ये आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी हो गया और इसके ऊपर हम लोग आपका डिप्रिसिएशन को निकालते हैं। हम लोग इसके ऊपर डिप्रिसिएशन को निकालते हैं। तो एसएससी क्या चाहेगा? एसएससी चाहेगा कि ये जो वैल्यू है वो हमेशा इंक्रीज रहे। एसएससी क्या चाहेगा? एसएससी चाहेगा कि क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी हमेशा इंक्रीज रहे। क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी को कैसे इंक्रीज कर सकता है? जो एसेट्स उसने एक्वायर किया है उसका वैल्यू को अधिक से अधिक दिखाए। जितना अधिक वैल्यू दिखाएगा उतना अधिक डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये एक एसएससी का प्लानिंग रहता है कि किसी भी तरीके से जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है उसके वैल्यू को अधिक दिखाया जाए और इसी प्लानिंग को नलीफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेनेशन ऐड किए गए। देखिए, सेक्शन 43(1) जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, ये बहुत ही सिंपल सेक्शन है। इसमें क्या कहा गया था? सेक्शन 43(1) ये क्या कहते हैं? एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? एक्चुअल कॉस्ट मींस, एक्चुअल कॉस्ट ये आपका कहते हैं जो एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स टू द एसएससी, as reduced by मैं आपको पहले ही कहता हूं कि मैं कभी भी एक्ट के लैंग्वेज को नहीं लिखता हूं। मैं एक्ट के लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कैप्सूल फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में मैं आपके पास लेके आता हूं। तो मैंने क्या कहा? एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स टू द एसएससी एज रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मेड बाय सम अदर पर्सन। दैट पोर्शन एज रिड्यूस्ड बाय, इसको एक्चुअल कॉस्ट से लेस करते हैं। क्या लेस करेंगे बताइए तुम? दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट एज रिड्यूस्ड, दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट एज मेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
by directly or indirectly by any other person or authority, by any other person और अथॉरिटी। समझ में आ गया? तो मैंने क्या कहा आपको, मैंने आपको कहा कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसएससी। उसमें हम लोग क्या क्या लेस करेंगे, उसमें हम लोग सबसे पहले लेस करते हैं जो कुछ भी कॉस्ट कोई अदर अथॉरिटी, गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई अदर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी जो उस कॉस्ट को बियर कर रहा है, हम उसको लेस करेंगे। ये आपका एक्सप्लेनेशन 10 में भी था। अब बताइए, जो अदर अथॉरिटी बियर करते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग उसको सब्सिडीज बोलते हैं, हम लोग उसको सब्सिडीज बोलते हैं। तो ये सेम पॉइंट को एक्सप्लेनेशन 10 में भी ऐड किया गया था, एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43(1). मैंने क्या कहा था कि टोटल 30 एक्सप्रेशन ऐड किए गए थे जो एसएससी के टैक्स प्लानिंग है उसको नलीफाई करने के लिए। तो अभी हम लोग एक्सप्रेशन 10 के ऊपर थे। एक्चुअल कॉस्ट का डिफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ और पॉइंट भी है। तो अभी हम लोग पहले देखते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या आता है, जो सब्सिडीज के अंदर में क्या क्या आता है, हम लोग अभी उसको पहले एक बार देखते हैं। देखिए देखिए सब्सिडीज के अंदर में क्या आता है, जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट है, जो भी आपने कॉस्ट बियर किया है, यदि जो गवर्नमेंट आपके कॉस्ट को फर्दर, जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है वो आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। सपोज कीजिए आपने 90 लाख रुपीज का एसेट्स बाय किया और गवर्नमेंट ने क्या किया, सपोज एसेट्स प्राइस 100 लाख रुपीज, गवर्नमेंट आपको 10% का सब्सिडी दे रही है। तो ये जो 10% 10 लाख रुपीज है, ये जो 10 लाख रुपीज कौन पे कर रहा है, 10 लाख रुपीज गवर्नमेंट पे कर रहा है। तो क्या इसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए? सोच के बताइए, नहीं मिलना चाहिए। तो ये आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। इसी सेम पॉइंट का हम लोग डिटेल में जाएंगे, एक्सप्रेशन 10 में डील किया गया। क्या होता है, देश में बहुत जगह बहुत सारी समस्याएं हैं। हरियाणा में, पंजाब में, इस सब जगह क्या थी, बिजली की बहुत ही कमी थी, बिजली बहुत ही कटती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो भी बिजली को लगाएगा, बिजली कैसे लगाएगा, जो भी जनरेटर लगाएगा उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। जो भी जनरेटर लगाएगा गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी। तो एक्सप्रेशन 10 क्या कहता है, एक्सप्रेशन 10 कह रहा है, एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43(1). एक्सप्लेनेशन 10 आपका कह रहा है जो एक्चुअल कॉस्ट माइनस में सब्सिडी, एक्चुअल कॉस्ट माइनस में सब्सिडी। सब्सिडी क्या होगा, जो गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बियर करती है, उसके लिए जो सब्सिडी आपको मिल रहा है वो आपका लेस होगा, वो आपका लेस होगा। सपोज कीजिए कुछ एक बैकवर्ड एरिया है, गवर्नमेंट ने कहा कि आप यदि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे, मेक इन इंडिया के तहत आप यदि इंडस्ट्री को यहाँ पर लगाएंगे तो आपको मैं 40% का सब्सिडी दूंगा, एग्जाम्पल के लिए। तो जो एसएससी है वो क्या कर रहा है, लैंड बाई कर रहा है, सपोज 100 लाख रुपीज का, बिल्डिंग बाई कर रहा है 20 का, प्लांट बाई कर रहा है 300 लाख का, ठीक है। इस तरीके से बाई कर रहे हैं, फर्नीचर बाई कर रहा है, फर्नीचर फिक्सर बाई कर रहा है 50 लाख रुपीज का, इस तरीके से बाई कर रहे हैं। तो कितना हो गया, 470 लाख। अब क्या हुआ, आइदर जो सब्सिडी मिलता है वो आपका इंडिविजुअली भी मिलता है। गवर्नमेंट ऐसा भी बोल सकता है कि आप यदि उस एरिया में अपना इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो जितना रुपया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होगा उसका 40% आपको मैं सब्सिडी दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि जो आप वहां पर जो बिल्डिंग खरीद रहे हो, जो प्लांट मशीनरी खरीद रहे हो, जो लैंड खरीद रहे हो, उसके ऊपर मैं आपको 40% का सब्सिडी दूंगा। समझ में आ गया? तो एक्चुअल कॉस्ट में क्या आएगा, एक्चुअल कॉस्ट में आएगा 470 माइनस 470 का 40%। ये टोटल आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो भी आपको सब्सिडी मिला है वो आपका WDV का पार्ट नहीं बन सकता, वो आपका WDV का पार्ट नहीं बन सकता, क्योंकि उस पैसे को गवर्नमेंट पे कर रहा है, उस पैसे को गवर्नमेंट पे कर रहा है। समझ गए? देखिए कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखिए, कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखिए इस पॉइंट पर। देखिए, सब्सिडी कंप्यूटेड with reference to the assets, subsidy computed with reference to the assets in that case actual cost
should be reduced by the subsidy granted by the government और authority। जो भी गवर्नमेंट और अथॉरिटी सब्सिडी दे रहा है वो आपका लेस हो जाएगा, हो जाएगा। ये दो मैंने आपको पहले ही कहा था, एक एसेट्स वाइज दे सकता है, एक टोटल प्रोजेक्ट वाइज दे सकता है। आप प्रोजेक्ट बैठाओ मैं आपको सब्सिडी दूंगा, तो ये प्रोजेक्ट वाइज भी हो सकता है और ये आपका एसेट्स वाइज भी हो सकता है। तो जो भी आपको सब्सिडी गवर्नमेंट देगा वो आपको रिड्यूस हो जाएगा, समझ गए। अभी देखिए सब्सिडीज को लेकर बाद में गवर्नमेंट ने प्रेस नोट लेके आया। मैं आप लोग को पता है कि सेक्शन 224 इनकम को डिफाइन करता है, सेक्शन 224 इनकम को डिफाइन करता है। तो 224 में लिखा गया इनकम इंक्लूड्स सब्सिडी, 224 में लिखा गया इनकम इंक्लूड्स सब्सिडी, इनकम के अंदर में सब्सिडी जाता है। और बाद में क्लैरिफिकेशन दिया गया कि अदर देन दोज दैट वाज गिवन इन एक्सप्रेशन 10 टू सेक्शन 43(1). एक्सप्रेशन जो आपका सेक्शन 224 है उसमें क्या लिखा गया, उसमें लिखा है सेक्शन 224 सब सेक्शन सब क्लॉज 18 क्या लिखा है, जो इनकम इंक्लूड्स, इनकम के अंदर में क्या क्या आते हैं, इनकम इंक्लूड्स, इनकम के अंदर में आपके आएंगे, इनकम के अंदर में आएंगे सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, वेवर, कंसेशन और आपका रिम्बर्समेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। समझ गए। तो ये सारे इनकम के पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें एक बात और ऐड किया गया, अदर देन सब्सिडीज ग्रांट व्हिच वाज कंसीडर्ड, सब्सिडी आप लोग भी लिखते रहिए, ग्रांट व्हिच वाज कंसीडर्ड for acquiring of assets as per explanation 10 to section 43(1). एक्सप्लेनेशन 10 सेक्शन 43(1). तो मैंने क्या कहा था, गवर्नमेंट ने क्या कहा, जो इनकम का जो डिफिनीशन था जब एक्सप्रेशन 10 को लाया गया तो इनकम के डिफिनीशन को भी अमेंड किया गया, ये एक्सप्रेशन 10 क्यों लाया हुआ होगा, क्योंकि क्या कर रहे होंगे, जो सब्सिडी का बेनिफिट है उसको भी वो लोग एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दिए हैं, वो लोग भी उसको भी एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर दे रहे होंगे। गवर्नमेंट इसको नलीफाई करने के लिए एक्सप्रेशन 10 लाया गया, एक्चुअल कॉस्ट के डिफिनेशन में भी उसको लिख दिया गया एज रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ कॉस्ट दैट वाज मेड बाय एनी अदर पर्सन और बाय एनी अथॉरिटी और गवर्नमेंट। उसी तरीके से सेक्शन 224(18) को जो भी 18 में भी मॉडिफाई किया गया और उसमें लिखा गया कि इनकम में जो आपका सब्सिडी ऑलरेडी एक्चुअल कॉस्ट में कंसीडर हो चुका है वो इसका पार्ट नहीं होगा, बाद में गवर्नमेंट ने एक प्रेस नोट भी इशू किया था, देखिए जो भी सब्सिडी मिलती है, ये जो सेक्शन क्या प्रेस नोट इशू किया गया था, जो 224(18) इज नॉट एप्लीकेबल। किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो सब्सिडी आपको मिलती है एलपीजी के ऊपर में और अदर वेलफेयर स्कीम पर, जो एलपीजी की सब्सिडी मिलती है और जो वेलफेयर स्कीम की जो अदर वेलफेयर स्कीम, जो आपको देखते होंगे बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं जिसमें आपको आवास योजना हो गया या फिर आपको मान लीजिए एलपीजी की सब्सिडी हो गई या फ्री राशन हो गया, ये सब जो आपको मिल रहे हैं ये 224(18) के अंदर में कवर्ड नहीं होगा, 224(18) के अंदर में कवर्ड नहीं होगा। लेकिन ये कब कवर्ड नहीं होगा, when received in individual in personal capacity, when received in पर्सनल कैपेसिटी।
समझ गए? when received in personal capacity then not taxable, is not applicable, ये applicable नहीं होगा, इसको हम लोग इनकम मानेंगे नहीं। किसको इनकम नहीं मानेंगे? जो आपको एलपीजी से जो सब्सिडी मिलता है, जो राशन यदि किसी को फ्री में मिल रहा है, तो ये सभी जो मिल रहे हैं ये आपका जो वेलफेयर स्कीम से जो पैसा मिल रहा है, अभी बंगाल में कन्याश्री, जुबोश्री, बहुत सारे श्री चल रहे हैं, जो इसका जो पैसा मिल रहा है ये सारे के सारे वेलफेयर स्कीम में आते हैं और इसके ऊपर आपका टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगा, इसको हम लोग इनकम नहीं मानेंगे। समझ गए? तो मेरे ख्याल से सब्सिडी का ये पॉइंट क्लियर हो गया। एक्चुअल कॉस्ट से सब्सिडी को लेस करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को सब्सिडी से लेस करते हैं। और जो इनकम है उसको, जो इनकम का जो डिफिनीशन है 224(18) उसको भी अमेंड किया गया और उसमें सब्सिडी को एक्सक्लूड कर दिया गया। प्रेस नोट के थ्रू यह बोला गया कि जो आपको एलपीजी का सब्सिडी मिलता है या जो वेलफेयर स्कीम से जो पैसा मिल रहा है वो भी आपका इनकम नहीं माना जाएगा, वो भी आपका इनकम नहीं माना जाएगा। आइए इसके ऊपर एक आईसीडीएस है। क्या होता है जो आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, आईसीडीएस का अपना एक गाइडलाइन है। इस पर आईसीडीएस का अपना एक गाइडलाइन है सब्सिडी को लेकर। हम लोग जब इनकम कंप्यूट करते हैं तो हम लोग आईसीडीएस को फॉलो करते हैं। देखिए आईसीडीएस क्या कहता है, आईसीडीएस क्या कहता है, आईसीडीएस कह रहा है कि सपोज कीजिए आपने यदि ग्रांट आपको मिला, आपको यदि गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है या गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रहा है, ये आपको दो पर्पस के लिए मिल रहा है। एक आपका मिल रहा है फॉर द डिप्रिसिएबल एसेट्स, डिप्रिसिएबल एसेट्स, और एक आपको मिल रहा है नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स, नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स। सपोज कीजिए जैसे मान लीजिए लैंड, लैंड क्या होता है, लैंड नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स होता है, लैंड का कोई ब्लॉक नहीं होता है, लैंड के ऊपर कोई डिप्रिसिएशन नहीं होता है। समझ गए? लेकिन जो डिप्रिसिएबल एसेट्स है, जो डिप्रिसिएबल एसेट्स है उसके ऊपर यदि गवर्नमेंट ग्रांट मिल रहा है तब क्या होगा, तब ये होगा दैट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द एक्चुअल कॉस्ट। उसके समय क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट से सब्सिडी को रिड्यूस कर देंगे, एक्चुअल कॉस्ट से सब्सिडी को रिड्यूस कर देंगे। समझ में आया? तो यदि डिप्रिसिएबल पे यदि मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस टू एक्चुअल कॉस्ट, रिड्यूस्ड फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट से हम उसको रिड्यूस कर लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट से हम उसको रिड्यूस कर लेंगे। बट जो नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स है, जो नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स है, सपोज कीजिए आपने यदि एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, आपने लैंड बाई किया 80 करोड़ का और बिल्डिंग बाई किया 20 करोड़ का, कितना हो गया 100 करोड़। गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 25% का सब्सिडी मिलेगा, गवर्नमेंट ने कहा आपको कि आपको 25% का सब्सिडी मिलेगा। तो आपको टोटल आपका जो 25 करोड़ का छूट मिला, आपको छूट नहीं मतलब गवर्नमेंट ने उसको उस कॉस्ट को बियर किया, 25% का सब्सिडी मिला आपको। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका बिल्डिंग है ये तो आपके ब्लॉक में आता है, जो आपका बिल्डिंग है ये तो आपके ब्लॉक में आता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो बिल्डिंग का कॉस्ट है वो 20 करोड़ है, उसमें से 20 करोड़ का 25% मतलब 5 करोड़, 5 करोड़ रुपीज आप इसका लेस कर दोगे और एक्चुअल कॉस्ट में कितना आएगा, एक्चुअल कॉस्ट में आपका 15 करोड़ रुपया ही आएगा, एक्चुअल कॉस्ट में 15 करोड़ रुपया ही आएगा, क्योंकि ये डिप्रिसिएबल एसेट्स है और आप उसके एक्चुअल कॉस्ट से उसको लेस कर दोगे। लेकिन बट जो आपको सब्सिडी मिल रहा है लैंड पर, उस केस में क्या कीजिएगा बाबू, उस केस में क्या होगा, लैंड क्या है, लैंड नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स है, लैंड क्या है, लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, ऑल दीज आर नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स। इस केस में आपका आईसीडीएस कहता है कि सब्सिडी जो आपको नॉन डिप्रेसिबल एसेट्स पर मिल रहा है ये आपका एक्चुअल कॉस्ट से रिड्यूस नहीं होगा, ये आपका इनकम का पार्ट माना जाएगा, ये आपका इनकम का पार्ट माना जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका होगा ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, ये आपका इनकम का पार्ट माना जाएगा, ये आपका इनकम का पार्ट माना जाएगा। इसको आईसीडीएस ने क्लियर कर दिया। जो नॉन डिप्रेसिबल एसेट्स होते हैं उस केस में क्या होगा, तो आप मुझे ये बताइए, जो लैंड के ऊपर जो 25% का सब्सिडी मिल रहा है कितना होगा, 80 का 25%, देखिए निकालिए कितना होगा, 80 का 25%, एक मिनट,
80 का 20 करोड़। तो ये जो 20 करोड़ रुपए आपको मिल रहा है, ये 20 करोड़ आपका इनकम आ जाएगा अंडर द हेड पीजीपीपी। ये आपका इनकम का पार्ट आ जाएगा, ये पीजीपीपी का इनकम का पार्ट आ जाएगा। अब आप लोग लिखिए थोड़ा सा, सब्सिडी फॉर लैंड परचेज शैल नॉट बी रिड्यूस्ड। सब्सिडी फॉर लैंड परचेज, सब्सिडी यहां पर लिखते हैं, सब्सिडी फॉर लैंड परचेज मीन्स नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स shall not be reduced with actual cost, shall not be reduced with actual cost but treated as income। ये आपका इनकम का पार्ट माना जाएगा, ये आपका इनकम का पार्ट माना जाएगा। समझ गया? तो आज हमने एक्सप्रेशन 10 को भी कवर कर लिया, उससे जुड़े आईसीडीएस को भी कवर कर लिया, प्रेस नोट को भी कवर कर लिया। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं कवर करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। नॉर्मली क्या होती है, नॉर्मली आपका इनकम टैक्स में एक सेक्शन है सेक्शन 40A3। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है सेक्शन 40A3। हम लोग आगे जब जाएंगे तब इसको रीड करेंगे, अभी से 10, 12, 15 क्लास के बाद इसको मैं रीड करूंगा। ये क्या बोलती है, जो भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये क्या कहता है, जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग रुपीज 10,000, एक्सीडिंग रुपीज 10,000 in a day, क्या कह रही है, क्या कर रहा है बताइए, in a day revenue expenditure rupees 10,000 in a day other than account payee check, other than account payee check। डिमांड ड्राफ्ट और अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड विल बी डिसअलाउड, विल बी डिसअलाउड। देखिए ये आपका क्या कह रही है, जो भी आप रिवेन्यू 40A3 क्या कहता है, 40A3 कहता है कि जो भी आप रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो भी आप रिवेन्यू खर्चा कर रहे हो, कैपिटल करनी रिवेन्यू खर्चा कर रहे हो, एक्सीडिंग रुपीज 10,000, 10,000 से अधिक, 10,000 से अधिक जो भी आप, इस सेक्शन 40A3 है, हम लोग इसको डिटेल में बाद में रीड करेंगे। अभी जस्ट आपको मैं समरी बोल दे रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। कुछ चीज को लिंक मत कीजिएगा, मैं जब पढ़ाऊंगा तब लिंक कीजिएगा, जस्ट सुनिए उसको और समझिए, और ताकि इसमें मैं इसको क्यों लाया गया मैं आपको ये बता पाऊँ। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग रुपीज 10,000, यदि आप रिवेन्यू खर्चा करते हो 10,000 से अधिक एक दिन में, अदर देन अकाउंट पे चेक, यदि आप 10,000 से अधिक का खर्चा करते हो और खर्च यदि कैश में करते हो तो वो खर्चा क्या होगा, डिसअलाउड में हो जाएगा। तो या फिर अदर देन, या फिर आप करते हो क्या करते हो, अदर देन कुछ मोड्स दिए हुए हैं, सो अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम एंड अदर प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड के अंदर में सभी आते हैं, आपका वॉलेट आ गया, वॉलेट आ जाते हैं, पेटीएम आ जाता है, ठीक है, जीपे, ये सारे के सारे इसमें कवर्ड होते हैं। ठीक है, तो आप यदि रिवेन्यू खर्चा करते हो एक दिन में, अदर देन अकाउंट पे चेक, आप यदि किसी को आप यदि खर्च कर रहे हो और आप सिंगल पार्टी, एक सिंगल पार्टी से आप यदि खर्च कर रहे हो और आप यदि उसको पे कर रहे हो 10,000 एक दिन में अधिक, 10,000 से अधिक यदि आप पे कर रहे हो और पे कर रहे हो अदर देन अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, ECS और अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड, तो वो जो खर्चा है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसे ही आपका एक सेक्शन है सेक्शन 269 ST, सेक्शन 269 ST, सेक्शन 269 ST क्या कहता है कि अच्छा, इस सेक्शन 269 ST के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो है, मैं आपको, आप चाहो तो मैं चैनल पर सर्च करके 269 ST को आप डिटेल में देख सकते हो। फॉर अंडरस्टैंडिंग अभी आप समझिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि आप किसी से रिसीव नहीं कर सकते हो, आप रिसीव नहीं कर सकते हो कितना, रुपीज 2 लाख और मोर,
2 लाख और मोर, आप किसी से रिसीव नहीं कर सकते हो 2 लाख और अधिक इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन, इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन in a day, in aggregate from a person in a day, in respect of a single transaction, in respect of a single transaction, in respect of a transaction relating to one event. In respect of a single transaction or in respect of a single event, in respect of a event, in respect of a single event. देखिए, आप 2 लाख से अधिक कैश रिसीव नहीं कर सकते हो किसी पर्सन से एक दिन में। पहला क्वेश्चन क्या है, एक दिन में आप 2 लाख से अधिक रिसीव नहीं कर सकते हो कैश में, या फिर आप सेकंड क्या है, आप एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए आप 2 लाख से अधिक कैश रिसीव नहीं कर सकते हो। आपका सपोज कीजिए आपने 20,000 रुपीज पर मंथ रिसीव किया, कोई आपने काम किया था उसके लिए 20,000 रुपीज पर मंथ रिसीव किया, तो क्या होगा, आपने बिल रेज किया था 2,40,000 का और 20,000 पर मंथ आपको पे किया गया, तब क्या होगा, सेक्शन 216 एसडी का वायलेशन होगा, सेक्शन 216 एसडी का वायलेशन होगा। और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल इवेंट, किसी का मैरिज होता है या फिर पूजा के कुछ काम होते हैं, दुर्गा पूजा हो गया या कोई सेलिब्रेशन हो गया या कोई बड़ा सा प्रोग्राम हो गया, पार्टी हो गया, उस केस में क्या होता है, आपने एक को दिया डेकोरेटर का काम कर रहा है, एक सेम पर्सन डेकोरेटर है, सेम पर्सन आपका मंडप कीपिंग है, तो ये बहुत सारे काम कर, सम कुछ लोग आपका हाउसिंग में हाउस कीपिंग में है, तो ये बहुत सारे काम करें इन अ सिंगल इवेंट है। कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है लेकिन इवेंट एक है, उस केस में भी आप 2 लाख से अधिक कैश नहीं दे पाओगे। तो फिर से बोल रहा हूं, 216 एसटी क्या कहता है कि आप 2 लाख से अधिक कैश रिसीव नहीं कर सकते हो किसी भी पर्सन से एक दिन में। पहला क्या हो गया, इन अ डे, इन अ डे क्या हो गया, फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया कि एक दिन में आप 2 लाख से अधिक नहीं रिसीव कर सकते हो। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन, एक दिन में तो आप 2 लाख से कम रिसीव कर रहे हो लेकिन एक ट्रांजेक्शन के बिहाफ में आप अधिक रिसीव कर ले रहे हो। और इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल इवेंट, यदि आप करते हो, यदि आप करते हो तो सेक्शन 216 एसडी का वायलेशन माना जाता है और इसके ऊपर आपका पेनल्टी इंप्लीकेशन होता है सेक्शन 271 डीए, सेक्शन 271 डीए, इसके ऊपर पेनल्टी 100% का पेनल्टी होता है, 100% का पेनल्टी ऑफ सम रिसीव्ड, 100% ऑफ सम रिसीव्ड, जितना पैसा आपने रिसीव किया उस पूरा के ऊपर में 100% का पेनल्टी होता है। समझ गया, कुछ लिंक मत कीजिएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताया। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि सेक्शन 48(3) में ये आपका कवर करता है रिवेन्यू को और ये आपका 2 लाख कवर करता है कि आप कैश में रिसीव कर रहे हो उसको। लेकिन आप यदि एसेट्स बाई कर रहे हो और आप एसेट्स बाई कर रहे हो और एसेट्स जो आप बाई कर रहे हो वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, तो उसके ऊपर सेक्शन 48(3) एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, सेक्शन 216 एसडी एप्लीकेबल हो जाएगा आप यदि 2 लाख से अधिक पैसा पे करके आप यदि एक एसेट्स बाई कर रहे हो तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन 48(3) एप्लीकेबल नहीं होगा। सपोज कीजिए आपने 1.5 लाख रुपए पे किया तो 48(3) एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज 48(3) इज फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 48(3) इज फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसीलिए क्या हुआ, सेक्शन 43 में एक अमेंड के, सेक्शन 43(1) में डिफिनीशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट में एक पॉइंट को ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया, देखिए क्या ऐड किया गया कि जो कुछ भी आप खर्चा करोगे, जब आप एसेट्स को बाई कर रहे हो और यदि आप 10,000 से अधिक कैश में पे करते हो या अदर देन अकाउंट पे चेक, डिमांड ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो वो आपका एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। क्या होता था, एसएससी करते क्या थे, जाते थे एक फर्जी कैश बिल दिखा दिया,
कि मैंने 5 लाख रुपए का एसेट्स बाई किया, 4 लाख रुपए कैश में पे किया और 1 लाख रुपए 4 लाख रुपए मैंने थ्रू चेक मैंने पे किया और 1 लाख रुपीज मैंने कैश पे किया था। जो मैंने बुकिंग अमाउंट पे किया था वो मैंने कैश पे कर दिया था और क्लेम पूरा 5 लाख का करते थे, क्लेम पूरा 5 लाख का करते थे। इस पॉइंट को ऐड करने के बाद क्या आ गया, इस पॉइंट को ऐड करने के बाद ये आ गया कि जो कुछ भी खर्चा आप 10,000 से अधिक का कैश में करोगे एसेट्स को बाई करने के लिए, इसको लाना आवश्यक क्यों था, क्योंकि 48(3) इज ओनली फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसीलिए इस लाइन को ऐड करना आवश्यक था एक्चुअल कॉस्ट के डिफिनीशन में, एक्चुअल कॉस्ट के डिफिनीशन में। तो अब देखिए मैं आपको ये करता हूं, जो अब मैं आपको पूरा क्लियरली बोल रहा हूं कि एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है। देखिए एक मिनट, सेक्शन 43(1) अभी हम लोग पूरा कंपाइल करते हैं, सम अप करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट टू द एसएससी, एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी एज रिड्यूस्ड, कम कर दोगे, बताओ तो क्या कम करोगे, पहला क्या सब्सिडी और दूसरा क्या अमाउंट पेड, इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 in any mode, amount paid in excess of ₹10,000 in cash or otherwise than account pay check, demand draft, ECS and other prescribed mode। देखिए मैंने क्या कहा था, सेक्शन 43(1) क्या कहता है, सेक्शन 43(1) कहता है एक्चुअल कॉस्ट को लेकर, बहुत ही सिंपल डिफिनीशन था, ये अमेंड होते गए जैसे जैसे टैक्स प्लानिंग लोग करते गए। क्या कहता है, एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट टू द एसएससी एज रिड्यूस्ड बाय, जो आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा उससे क्या लेस होगा, उससे आपका सब्सिडी लेस होगा, सब्सिडी लेस होगा। ये आपका एक्सप्रेशन 10 में भी है, हम लोग इसको आज डील किए थे, ये आपका एक्सप्रेशन 10 में भी इसको मेंशन किया गया, एक्सप्रेशन 10 को भी हम लोग आज डील किए थे। और क्या लेस होगा, और क्या लेस होगा, अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ, अमाउंट पेड इन कैश इन एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज, इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 रुपीज इन अ डे, इन अ डे, इन अ डे। अच्छा, तो अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ ₹10,000, अमाउंट पेड, एक लैंग्वेज में देखने क्या लिखा है, अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इन अ डे, इन अ डे, इन कैश, इन अ डे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के, इन अ डे जो आपका 48(3) का पार्ट था, इन अ डे इन कैश। आपने यदि 4 लाख का मशीनरी लिया है, 3 लाख रुपए आपने 3 लाख रुपए आपने ऑनलाइन पे कर दिया या फिर चेक के थ्रू पे कर दिया, और 1 लाख रुपीज के लिए आपने 10,000 रुपीज करके 10 दिन तक लिया। 10,000 से अधिक यदि आप कैश में लोगे तब ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन 10,000 से आपने 10,000 रुपीज ही लिया, अधिक नहीं लिया, 10,000 रुपीज ही नहीं लिया, आने वाले 10 दिन तक कैश में ले लिया, तब ये एप्लीकेबल होगा क्या, एप्लीकेबल नहीं होगा, तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा और वो आपके एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। तो क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट के अंदर में क्या आ गया, एक्चुअल कॉस्ट के अंदर में आ गया एक्चुअल कॉस्ट माइनस में सब्सिडी, माइनस में अमाउंट पेड इन कैश इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इन अ डे, इन अ डे, amount paid in cash in excess of, amount paid in excess of ₹10,000 in a day in cash otherwise than by account pay check, demand draft, ECS and other prescribed mode। समझ गए आप लोग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थोड़ा क्लास लंबा हो गया,
क्या करें, कंसेप्ट थोड़ा सा ऐसा है ही। तो अभी हम लोग एक्सप्रेशन 10 को लेकर डील किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी जो अदर एक्सप्रेशन है हम उसको लेकर डील करेंगे। आज हमने अच्छी तरीके से सब्सिडी का ट्रीटमेंट किया था, और जो 10,000 रुपीज एक्सेस आप यदि एसेट्स बाई करते हो इन अ डे, उसको क्यों ऐड किया गया है, इन जो 40A3 को लिंक करते हुए इसको ऐड किया गया है, ताकि 40A3 जो एप्लीकेबल था दैट इज फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं था। आप एक एसेट्स बाई करो दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसीलिए वो इस पॉइंट को ऐड करने के लिए जो आपका एक्चुअल कॉस्ट का डिफिनीशन है उसमें उसको दिया गया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, काइंडली राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फ्रेंड्स, एंड कीप कनेक्टेड विद माय चैनल। Mark my words, my videos will add on your concept. That is my guarantee. Thank you. Bye.